हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि 90 दिन के लक्ष्य सीरीज का आज हमारा जो डे नंबर रहने वाला है वो है 13। और आज हम लोग जी के जीएस में कुछ एक स्पेशल टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से आपके सवाल देखने को अच्छे खासे मिलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि आज का हमारा टारगेट क्या था। तो कुछ इस प्रकार से था आज का लक्ष्य। अगर हम साथियों बात करें तो डे नंबर 13 हम लोग की बात कर रहे हैं और आज का लक्ष्य हमारा रीजनिंग के 45 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सॉल्व किए हुए दिए गए थे, क्योंकि आंसर थे। बहुत से विद्यार्थी कह रहे सर इसमें हमको आंसर नहीं पता लग रहा है। हिंदी में बात करें तो 45 क्वेश्चन मिले थे, मैथ में बात करें तो 45 क्वेश्चन मिले थे, और यहाँ से बात करें हिंदी में तो 20 वाक्यांश भी आपको मिल गए थे। इन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी गई थी, और वो टेलीग्राम है जहाँ पर इन सभी चीज़ों की पीडीएफ मिलती है, वो है एग्जाम विजय पथ ऑफिशियल। साथ ही हम बात करें ठीक है जीएस की, तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वायसराय एवं गवर्नर तथा उनके द्वारा किए गए कार्य। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से अच्छे खासे लेवल पर एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। इसके अलावा बात करें साथियों आज के, तो कुछ इस प्रकार से आज का जो है क्लास रहने वाली है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। 90 दिन की लक्ष्य सीरीज का आज डे नंबर 13, और यहाँ पर बात करें सब कुछ आपको नोट्स पीडीएफ फ्री में मिल रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। और आधुनिक भारत के हम अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि आधुनिक भारत में हम लोग जो है वायसराय एवं गवर्नर आज पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा थोड़े से आंदोलन बचे हुए हैं, और फिर कुछ संविधान का जो है संवैधानिक जो शुरुआत हुई थी संविधान की, वो किस तरीके से, उसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। इतिहास में बनेगा तो इतिहास में, अगर पॉलिटी में वो आएगा तो पॉलिटी में उसको हम लोग नेक्स्ट शुरू कर देंगे। इसके अलावा बात करें हम लोग, तो आज ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो एकदम बने रहिए लास्ट तक, समझिए बहुत मज़ा आने वाला है। नोट्स बहुत वीआईपी तरीके से क्रिएट किए गए हैं। इसके अलावा बात करें कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल कौन कौन से कंपनी के अधीन, और उस टाइम पर बात करें तो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, क्योंकि ये राजधानी हुआ करती थी। वहीं पर बात करें रॉबर्ट क्लाइव की, जो कि 1757 से 1760 तक पहली बार में जो है गवर्नर जनरल आ, उसके बाद में जो है उसने 1765 से लेकर 67 तक दूसरी बार बना। साथ ही प्यारे साथियों बता दूं कि ये कौन था, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी बना, और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली जो थी, द्वैध शासन की शुरुआत भी जो है वो किसने की थी, इसी ने की थी। साथ ही बता दूं कि इलाहाबाद की संधि भी इसी के समय में हुई। और वहीं बताऊं आपको तो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये सब हुआ था। बाद में इसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसमें बंगाल का गवर्नर जो था वो संपूर्ण अंग्रेजी क्षेत्र का, जहाँ पर अंग्रेजी शासन था, वहाँ तक का शासक होने लगा। साथ ही आपको बता दूं कि गवर्नर जनरल इसको कहा क्या जाने लगा, जो गवर्नर जनरल फिर इसको कहा जाने लगा, जो कि गवर्नर हुआ करता था केवल। इसका कार्यकाल की बात करें तो इसी रेगुलेटिंग एक्ट में कहा गया कि इसका कार्यकाल अब 5 वर्ष का होगा। साथ ही आपको एक बात और बता दूं कि बंगाल का कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल जो था वो वारेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक रहा। द्वैध शासन को समाप्त किया इसी ने। मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो ये उस समय, और जब द्वैध शासन को समाप्त किया, और उसी समय जो है कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, और इसका जो मुख्य न्यायाधीश था वो एलिजा इम्पे था। प्रथम मदरसा स्थापित किया गया वो जो कि 1781 में किया गया। एकमात्र गवर्नर जनरल महाभियोग जिस पर चलाया गया था वो कौन था, वॉरेन हेस्टिंग था। इसके अलावा बात करें 1780 में भारत का प्रथम समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ, और जो कि जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें इसी के समय में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आया, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना भी इसी के समय में हुई थी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति इसी से संबंधित थी। और इसके बाद में हम बात कर लेते हैं जोनाथन डंकन की, जिनकी जो कि बनारस में संस्कृत विद्यालय था उसकी स्थापना करे 1782 में, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें सन जॉन मैकफर्सन की, जो कि 1785 से 1786 तक शासन रहा उनका, और अस्थायी गवर्नर जनरल इनको नियुक्त किया गया था। इसके अलावा बात करें, अब यहाँ से कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें शुरू हो जाती हैं, जैसे कि लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित चीज़ें पूछी जाती हैं। यहाँ से साथियों बात करें लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि
86 लेकर से 1793 और फिर बाद में उसके बाद में 1805 तक इसने शासन किया। और यहीं पर बात करें स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत भी कराई। स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या था कि जिले के सभी अधिकार किसके पास, कलेक्टर के पास होते थे। ये चीज़, इस चीज़ की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कराई। वहीं सिविल सेवाओं की शुरुआत भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई। इसके बाद में आ जाते हैं डुप्ले या फिर इनको फॉसिसी भी कहा जाता है, जिन्होंने सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इन्होंने सबसे पहले सहायक संधि की अगर पूछा जाए प्रयोग किसने किया तो डुप्ले ने किया। वहीं इनके बाद में बात करें लॉर्ड बेलेजली की, जो कि 1798 से 1805 तक शासन किया और स्वयं को इन्होंने बंगाल का शेर भी कहा था। सहायक संघ की शुरुआत भी इन्होंने और प्रेस सेसरशिप अधिनियम भी इनके समय ही पारित हुआ। वहीं पर बात करें फोर्ट विलियम कॉलेज सन 1800 ईस्वी में जो है इनका शुरू हुआ और वहीं इसका जो दूसरा काल था वो 1805 में शुरू हुआ और जैसे ही इसका कार्यकाल दूसरा वाला शुरू हुआ तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सर जॉर्ज बारलो की। तो सर जॉर्ज बारलो 1805 से 1807 और 1806 में इसने बेल्लोर में सिपाही विद्रोह की घटना जो हुई थी वो इसी के समय हुई थी। इसके बाद करें लॉर्ड मिंटो की, जो कि 1807 से लेकर 1813 ईस्वी तक जो है शासक रहा। और यहीं पर बात करें अमृतसर की संधि 1809 में इसी के समय हुई और ये जो कि रणजीत सिंह व अंग्रेजों के बीच में हुई थी। और इसी समय चार्टर एक्ट 1813 भी आया। लॉर्ड हेस्टिंग की बात करें तो 1813 से 1823 तक अंग्ल नेपाल युद्ध इसी के समय हुआ। संगोली की संधि का अंत जो था वो इसी के समय हुआ। वहीं मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट किया गया इसी के द्वारा। और टेनेंसी और काश्तकारी एक्ट 1822 भी इसी के समय में लागू हुआ। महलवाड़ी व्यवस्था हुआ करती थी। दो तरीके की व्यवस्थाएं थी, एक रैयत वाली एक महलवाड़ी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड मैकेजी के समय शुरू हुई और गांव और जागीर के मुखिया से राजस्व वसूला हो जाता। देखिए महलवाड़ी और रैयतवाड़ी में दो चीज़ें होती थी। महलवाड़ी में क्या होता था कि गांव या जागीर के मुखिया जो होते थे उससे सीधे जो है राजस्व वसूला जाता था। अब वहीं रैयत वाली व्यवस्था हम बात करें तो किसानों के साथ व्यक्तिगत रूप से लगान वसूलते थे। यहाँ पर गांव या जागीर का जो मुखिया होता उससे महलवाड़ी में जो है क्या है कि राजस्व वसूला जाता था। और यहाँ पर रैयतवाड़ी में डायरेक्ट सीधे जो है व्यक्तिगत रूप से किसान से व्यक्तिगत रूप से लगान वसूला जाता था। अगर बात करें रैयतवाड़ी की तो टॉमस मुनरो नामक व्यक्ति थे जिन्होंने सुचारू रूप से लागू किया। पहली बार कर्नल रीड द्वारा इसे लागू किया। पहली बार पूछा जाए तो कर्नल रीड और बाकी सुचारू रूप से टॉमस मुनरो ने इसकी शुरुआत की। वही बात करें लॉर्ड विलियम बेंटिक की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल थे कौन? भारत के प्रथम गवर्नर, पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, जो कि 1828 से 1835 ईस्वी तक रहे। वहीं इन्होंने सती प्रथा के अंत की काफ़ी प्रयास किए। वहीं ठगी प्रथा भी इन्होंने समाप्त करने की कोशिश की और शिशु बालिकाओं की हत्या पर इन्होंने प्रतिबंध लगाया। ये इम्पोर्टेंट काम है। इसके बाद आ रहे हैं चार्ल्स मेटकाफ की बात करें तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। काफ़ी एक ही यहाँ से फैक्ट जुड़ा हुआ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1835 से 1842 तक इन्होंने कार्य किया। वहीं लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो 1836 से 1842 तक ये जुड़े रहे मतलब कार्य किया। और इसके अलावा बात करें प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध जो है 1839 से 1842 तक शुरू हुआ। वहीं पर बात करें प्यारे साथियों, हम लोग यहाँ पर कलकत्ता से दिल्ली जो जीटी रोड था उसका निर्माण या मरम्मत भी जो है वो इन्हीं के कार्यकाल में हुई। और भारतीय विद्यार्थियों को चिकित्सा शिक्षा हेतु विदेश जाने की अनुमति जो है ब्रिटिश संसद द्वारा इसी के समय दे दी गई थी। वहीं पर बात करें लॉर्ड एलिनबरो की हम साथियों, जो कि 1842 से लेकर के 1844 लगभग 2 साल तक शासन किया। यहीं पर बात करें हम लोग इसने प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय समाप्त हो गया था। और दास प्रथा का उन्मूलन 1843 के एक्ट 5 के द्वारा भी इन्हीं के समय आया था। रविवार की छुट्टी की शुरुआत बहुत पूछी जाती है तो 1843 में इन्हीं के लॉर्ड एलिनबरो के कार्यकाल में ही शुरू हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग की बात करें प्यारे साथियों, लॉर्ड हार्डिंग जो थे 1844 से 1848 ईस्वी तक जिन्होंने शासन किया। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी जो है 1845 से 1846 इन्हीं के काल में हुआ। और सिख थे और इसके अलावा बात करें अंग्रेज थे, जिसमें कि अंग्रेज विजयी हुए और यहीं पर नरबली की जो प्रथा थी वो उसका भी उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आ जाते हैं लॉर्ड डलहौजी, जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत कुछ अच्छे काम किए तो कुछ बेकार भी
कार्य किए हैं। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 1848 से 1856 लगभग 8 वर्षों तक शासन किया। और अगर बात करें प्यारे साथियों, इन्हें रेलवे का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय में पहली रेल मुंबई से ठाणे चलाई गई, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चली थी। इसके अलावा बात करें व्ययगत सिद्धांत की बात करें, अपने राज्यों का विलय, अपने में राज्यों का विलय जो था वो इन्हीं ने दिया। और वुड डिस्पैच जो सिद्धांत था, ये भी वुड डिस्पैच पूछा जाता है। वुड डिस्पैच किससे संबंधित, तो ये शिक्षा से संबंधित है, लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ध्यान रखेंगे। गोद प्रथा की बात करें, इन्होंने शुरू की। हड़प्प नीति इनकी थी। विधवा का पुनर्विवाह अधिनियम इन्होंने पारित कर दिया था। और भारत में जो डाक टिकट होते हैं वो भारत में डाक टिकटों का भी प्रचलन इन्हीं के समय लॉर्ड डलहौजी के समय शुरू हुआ। और वहीं पर साथियों बात करें, इन्हीं ने ही ग्रीष्मकालीन गर्मियों में जो राजधानी थी वो शिमला को बना ली। हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम पारित कर दिया। नरबली प्रथा पर रोक लगाई। और प्रसिद्ध हीरा कोहिनूर जो है महारानी विक्टोरिया को भेज दिया था। ठीक है। इनाम कमीशन की स्थापना की इन्होंने, जो कि 1852 में की। और इसके अलावा बात करें 1856 में साथियों तोपखाने का मुख्यालय इन्होंने कलकत्ता से मेरठ स्थानांतरित कर दिया। और तोपखाने का मुख्यालय, और यहीं पर उन्होंने बात करें वो सेना का जो तोपखाने का मुख्यालय था वहीं सेना का मुख्यालय भी बना दिया। सार्वजनिक निर्माण विभाग की इन्होंने स्थापना की। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की, जो कि 1854 में हुई। और सेना का मुख्यालय भी जो है सेना शिमला में स्थानांतरित किया। बिजली से संचालित टेलीफोन की जो सुविधा थी वो भी इन्होंने शुरू की। और वहीं पर बात करें, ये जो बिजली से संचालित टेलीग्राम की सुविधा थी वो आगरा से कलकत्ता तक जो है 1853 में शुरू की गई। इतने सारे काम लॉर्ड डलहौजी ने किए, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही इसके अलावा बात करें लॉर्ड कैनिंग की, जो 1856 से लेकर के 1862 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन में रहे। और यहीं पर बात करें, कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ये भी था। कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे। पूछा जाए कौन थे कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल, वो अब इसके बाद सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है ना। अब ये जबकि ये किसके द्वारा थे, कंपनी द्वारा थे। ठीक है। कौन, लॉर्ड कैनिंग। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। 1857 का जो विद्रोह हुआ वो भी इन्हीं समय हुआ। और भारत का प्रथम वायसराय इनको बनाया गया। अब ये गवर्नर जनरल की जगह पर क्या बनने लगा, वायसराय बना गया। और 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पास हुआ। और उसी के तहत अगर हम ध्यान रखें, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं 1862 में आगरा के उच्च न्यायालय की बात करें तो ये आगरा का जो उच्च न्यायालय था वो 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा बात करें साथियों लॉर्ड एल्गिन की जो बहावी आंदोलन का दमन था। और इसके बाद लॉर्ड लॉरेंस की बात करें तो 1864 से लेकर के 1869 लगभग 5 वर्षों तक कार्यकाल में रहे। इसके अलावा बात करें यहाँ पर 1865 में भूटान में ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण हो गया। भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया था। किसने, 1865 में भूटान ने। इसके अलावा बताएं हस्तक्षेप की नीति इन्होंने, शानदार निष्क्रियता भी जिसको कहा जाता है, इन्होंने हस्तक्षेप की नीति अपनाई। इसके अलावा हम बात करें साथियों हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन हुआ, जो कि 1865 में भारत प्लस यूरोप से हुआ। वहीं पर प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा की भी इन्हीं के समय में शुरुआत हुई। अब आ जाते हैं लॉर्ड मेयो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड मेयो की बात करें तो 1869 से 1872 तक इन्होंने शासन किया। और मेयो कॉलेज की स्थापना 1872 में अजमेर में भी इनके द्वारा ही कराई गई। वहीं 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 में प्रथम जनगणना हुई, ये भी आप ध्यान रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। इसके बाद लॉर्ड लिटन की बात करें, जो कि 1876 से 1880 तक कार्यकाल में रहे। इनको उपन्यासकार, इतिहासकार, लेखक भी कहा जाता है। वहीं 1878 में वर्नाक्यूलर एक्ट पास हुआ, जिसमें पायनियर अखबार द्वारा समर्थन इसे किया गया। सिविल सेवा परीक्षा में न्यूनतम आयु जो थी उसको 23 से घटा करके 1859 में 22 वर्ष और 1866 में 22 वर्ष किया गया। वहीं पर बात करें मुस्लिम एंग्लो
प्राच्य महाविद्यालय की भी स्थापना हुई और ये अलीगढ़ में स्थापना हुई थी। इसके अलावा बात करें लॉर्ड रिपन के साथ में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये लॉर्ड रिपन, जो कि 1880 से बात करें 1884 तक जो है शासन में रहे और भारत का उद्धारक भी इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। वहीं पर बात करें सिविल सेवा परीक्षा का अधिकतम आयु उन्होंने 19 वर्ष से फिर 21 वर्ष कर दी। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई, इनके साथ ही 1882 वर्नाक्युलर एक्ट जो था वो रद्द कर दिया गया। साथ ही आपको बता दूं कि यहाँ पर 1881 में जो है प्रथम नियमित जनगणना हुई। अगर प्रथम नियमित जनगणना पूछी जाए तो वो इनके कार्यकाल में और बाकी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ध्यान रखेंगे 1883 में एल्बर्ट बिल विवाद हुआ और ये विवाद मतलब इसके बाद में अगर बात करें बिल जो था इसमें ये पारित हुआ और भारतीयों को यूरोपीय कोर्ट में जज बनने का अधिकार मिल गया। ठीक है, एल्बर्ट बिल जो था इसको बाद में पारित किया गया 1817 से और बाद में इनको जो है भारतीय जो थे यूरोप के कोर्ट में भी जज बन सकते थे। इसके बाद में बात करें साथियों लॉर्ड डफरिन की बात करें तो 1884 से 1888 तक इन्होंने शासन किया एओहायोम के नेतृत्व में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हुई का गठन हुआ। किसके लॉर्ड एओहायोम के नेतृत्व में। सॉरी, उसके लिए थोड़ा बोलने में दिक्कत हो गई इस वजह से। फिलहाल ये अगर पूछा जाए कि कांग्रेस का गठन किसके समय में हुआ तो लॉर्ड डफरिन, ध्यान रखेंगे आप लोग। इसके अलावा बात करें लॉर्ड लैंसडाउन की बात कर लें तो 1888 से 1894 तक शासन में रहे। भारत अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा तय की गई जिसको हम डूरंट रेखा के नाम से जानते हैं। लॉर्ड कर्जन की बात करें 1899 से 1905 मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अलावा बात करें अब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल का ही विभाजन हुआ। भारतीय टंकड़ एवं पत्र मुद्रा अधिनियम, इसमें अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा की शुरुआत भी हुई। अगर आपसे कहें साथियों इसी के समय में जो है एक अध्यक्षता जो थे कुछ चीज़ें शुरू हुई, आयोग बनाए गए, उनकी अध्यक्षता कुछ लोगों ने की। और यहाँ से बात करें तो कॉलिन स्कॉट मॉनफ्रीक बोलते हैं तो ये सिंचाई आयोग से संबंधित था। थॉमस रॉबर्टसन की बात करें तो रेलवे आयोग का मतलब अध्यक्षता की थी। और वहीं एंड्रयू फ्रेजर पुलिस आयोग की अध्यक्षता कर रहा था। और टॉमस रैले विश्वविद्यालय आयोग की जो है स्थापना जो टॉमस रैले हैं वो विश्वविद्यालय आयोग जो है उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं पर बात करें साथियों लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक उन्होंने शासन किया। मुस्लिम लीग की स्थापना भी 1906 में इन्हीं के समय में हुई, जो कि मुस्लिम लीग की जो स्थापना थी वो सलीम उल्लाह खां प्लस आगा खां ने की थी। कहाँ पर? ढाका, जो कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश की राजधानी है। मुसलमानों के लिए बात करें प्रथम निर्वाचन की व्यवस्था की गई लॉर्ड मिंटो सुधार 1909 के तहत इसके द्वारा। वहीं पर बात करें 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ जहां पर कांग्रेस का विभाजन हो गया। साथ ही लॉर्ड हार्डिंग की बात करें साथियों, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड ये था। इसी के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए, जो कि दिल्ली में एक दरबार लगाया गया जो कि 12 दिसंबर 1911 को लगा, जिसमें कहा गया बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की गई। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बनाई जाए इसकी भी बात की गई। इसी समय जो है प्रथम विश्व युद्ध 1914 शुरू हुआ। पूछा जाता है कि 1914 का जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो किसके समय में शुरू हुआ, तो ध्यान रखेंगे लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के समय में हुआ। वहीं पर बात करें साथियों तो 1912 में राजधानी बना दी गई थी दिल्ली को। ठीक है, वहीं 1916 में लॉर्ड हार्डिंग बनारस BHU जो है उसका कुलपति नियुक्त हुआ, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा बात करें लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करें 1916 से लेकर के 1921 तक शासन में रहा। वहीं 1916 में पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई और कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। वहां पर कांग्रेस का एकीकरण हुआ, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हो गया। वहीं 1907 में सेंट्रल आयोग का गठन हुआ और रॉलेट एक्ट पारित हुआ 1919 में। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ जो कि अमृतसर में है। वहीं पर बात करें साथियों लॉर्ड रीडिंग की, जो कि 1921 से लेकर के 1926 के समय तक शासक रहा। 1921 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ MN राय द्वारा। ठीक है, ध्यान रखें MN राय द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ। वहीं पर बात करें 5 फरवरी 1922 को चौरी कांड हुआ गोरखपुर में, जहां पर एक पुलिस चौकी में आग लगा दी गई और लगभग 22 से 23 जो पुलिसकर्मी थे उनको जिंदा जला दिया गया। और इसी के समय असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गांधी जी ने। ठीक है, तो वहीं पर बात करें साथियों यहाँ पर 1922 में भारत के इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा शुरू हुई। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन 1923 में हुआ, जो कि इलाहाबाद
में हुआ और इसका जो गठन हुआ वो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू 2 लोगों ने किया था। इसके बाद हम बात कर रहे हैं लॉर्ड इरविन की, जो कि 1926 से 1931 लगभग 6 वर्षों तक शासन में रहा। इसी के समय साइमन कमीशन बम्बई आया और 1928 में बात करें 28 में जो है भारत आया। 1919 में असेंबली हाल में बम फेंका गया ये जो कि लाला लाजपत राय की मृत्यु के विरोध में जो है फेंका गया था। वहीं पर 1919 में होता है लाहौर अधिवेशन, जहां पर पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा जाता है। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, बात करें यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई और 12 नवंबर 1930 को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है और कांग्रेस ने इसमें जो कि भाग नहीं लिया था। फिर 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर होते हैं। तत्काल सबने अवज्ञा आंदोलन जो था उसको स्थगित किया गया। इसमें बहुत से लोग थे वो नाराज भी हो गए थे और स्पेशली बात करें तो युवा नाराज हुए थे, क्योंकि जो भगत सिंह जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल थे, बाकी कई लोग जो जेल में बंद थे, उनसे रिलेटेड कोई भी गांधी जी ने बात वहाँ पर नहीं की थी। इस वजह से युवा देश के नाराज थे और जो नेता सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें थे उनका विरोध किया इस चीज़ मतलब किसका, ये समझौते का, गांधी इरविन समझौते का। ठीक है, यहाँ पर बात कर सकते हैं लॉर्ड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक शासन में रहे। वहीं पर बात करें 1 दिसंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है और 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा करते हैं। दलित हिंदुओं को अलग मानकर दलितों को हिंदुओं से अलग मानकर पृथक निर्वाचन प्रतिबंध की मांग की जाती है और 14 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है जिसको पूना समझौता कहते हैं और जो कि गांधी द्वारा किया जाता है। साधारण वर्गों में सीटों का आरक्षण दिया जाता है और ये पूना समझौता था जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के मध्य जो है हो रहा था, क्योंकि इसी से पहले जो है गांधी जी अनशन पर बैठ गए थे कि नहीं ये समझौता होना चाहिए। वहीं 17 नवंबर से 24 दिसंबर तक जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है जो कि लंदन में हुआ और इसी ये जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 से काफ़ी ज़्यादा संबंधित था। इसके अलावा बात करें लॉर्ड लिनलिथगो की, जो कि 1936 से 1943 तक शासन में रहे। पहली बार चुनाव कराए जो कि 8 प्रांतों में हुए और 1 सितंबर 1919 को द्वितीय विश्व युद्ध भी होने लगा। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें इसके अलावा आगे 1 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और वहीं 1940 को लाहौर अधिवेशन हुआ और जो कि प्रथम लाहौर अधिवेशन में पृथक मतलब जो पाकिस्तान की मांग की गई कि अलग पाकिस्तान हमको चाहिए। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आया और 9 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई और इसी को अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग पढ़ लेते हैं लॉर्ड वेबल को, जो कि 1944 से 1947 तक शासन में रहे। कैबिनेट मिशन 1946 भारत आए इन्हीं के समय और इसी के समय जो कैबिनेट मिशन था इसमें 3 लोग थे जो कि 3 लोग सदस्य थे। नंबर 1 स्टेफोर्ड क्रिप्स थे और पैथिक लॉरिस थे और एवी अलेक्जेंडर थे। तो 3 लोग थे क्रिप्स मिशन को जो कि भारत लेकर के आए। वहीं पर बात करें लॉर्ड माउंटबेटन की, मार्च 1947 से 1948 तक जो कि रहे। वहीं सत्ता हस्तांतरण का मतलब होता है कि सत्ता एक हाथ से अपने हाथ से दूसरे हाथ में दी गई, यानी कि भारत के हाथों में सौंपी गई, जो कि 24 मार्च 1947 को दी गई। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोला जाए तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी इनको बनाया गया। कब? किसको? लॉर्ड माउंटबेटन को। साथ ही आपको बता दें कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना घोषित की गई और भारत का विभाजन जिसमें शामिल था। और 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा इस बात की जो है घोषणा कर दी गई कि भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जो कि 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत मिली। और बाद में अगर हम बात करें 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नाम के 2 राष्ट्रों की घोषणा हो गई। भारत स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन है, ध्यान रखेंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ध्यान रखेंगे आप लॉर्ड माउंटबेटन। और अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है तो आप ध्यान रखेंगे मोहित चक्रवर्ती राजगोपालाचारी या सी राजगोपालाचारी। ध्यान रखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल हैं। उसके बाद में ये गवर्नर जनरल का जो पद था अपना खत्म कर दिया गया और ये प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल भी रहे भारत के। तो ये कौन थे? सी राजगोपालाचारी या चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो इस तरीके से जो है गवर्नर और
गवर्नर, इसके अलावा बात करें कि गवर्नर जनरल जो भी रहे, वायसराय रहे, उनसे संबंधित जितने भी चीज़ें थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उन सभी के बारे में बहुत अच्छे से हम लोगों ने डिस्कस किया। साथ ही आपको बता दूं, अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो इस सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को तक वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़ेंगे, इसका फ़ायदा ले पाएंगे। और अगर आपको लगता है कि काम की चीज़ें हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी कोई जोर प्रेशर दबाव आप पर है नहीं। बाकी कोई चिंता समस्या आफत आपको सता रही तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में मिलेंगे फिर एक नई क्लास में सुबह 6 बजे। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।